रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा गुड़गांव वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड्स वाले चॉकलेट्स, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेसेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। बिहार और रायगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस गोरखपुर वाली सुषमा बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं, मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी। सुषमा दीदी का लिफाफा देखना जरा। पापा सुषमा बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। सुषमा बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे किशन को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। सुषमा बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। रागिनी, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से सुषमा के घर गोरखपुर उसे बगैर बताए जाएंगे। सुषमा दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी सुषमा दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी? पर पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने सुषमा बुआ के घर जाने का मन बना लिया है। और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से हम सब गोरखपुर पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगे नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें सबसे उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही मम्मी पापा कुछ क्षण देख रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी आई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभालें या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करें। उनके घर तो वर्षों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। एक बस पापा ही थे
जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ ना कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहमी सी गई उनकी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी राहुल, तुम सब अचानक, आज सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो हम सब आ गए, पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुषमा बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। सुषमा, तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता रागनी देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछी खटिए पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा किशन दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी नंद को लेकर मॉल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों बाद आज सुषमा बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। हम सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट तक रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। सुषमा बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। रायगढ़ वाली सरिता बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थी और सबने तय किया था कि इस बार सुषमा के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। सुषमा बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्तरां में हम सभी ने डिनर किया। फिर बातें करते करते कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी सुषमा बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। वो तो बस बीच बीच में झलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। सुषमा बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतज़ार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर सुषमा बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से भी कहा नहीं था। आज तक सबसे मिलने का शायद आस लिए जिंदा थी। दोस्तों, अपनों का ध्यान रखें। जो समर्थ हैं वो अपने असमर्थ रिश्तेदारों की सहायता करें।